हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 23 अगस्त 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दैनिक जागरण ने सबसे मेन हेडिंग जो बनाई है वो है काबुल एयरपोर्ट के बाहर भगदड़ में 7 लोगों की मौत। देखिए, जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है तो अफगानिस्तान जो विदेशियों के साथ साथ अफगानिस्तान के भी कुछ नागरिक ऐसे हैं जो देश छोड़ने के लिए उतावले हैं या देश छोड़ना चाहते हैं, और उसी में वहां पर भगदड़ मची हुई है क्योंकि एकदम से काबुल एयरपोर्ट पर ऐसी भीड़ आ गई है जिसे संभालना अमेरिकी सेना के लिए, नाटो सेना के लिए और तालिबान आतंकियों के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर अराजकता और अफरा तफरी का माहौल जारी है। तालिबान के बदले की कार्रवाई की आशंका और कठोर इस्लामिक कानून के डर से अफगानी किसी भी तरह देश छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। इसके चलते एयरपोर्ट के बाहर हजारों की भीड़ जमा हो गई है और उन पर तालिबानी आतंकियों का जो जुर्म बढ़ते जा रहा है। ब्रिटिश सेना के मुताबिक शनिवार को लोगों को डराने और भगाने के लिए तालिबान आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद भगदड़ मच गई और कुचलकर 7 लोगों की जान चली गई। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर हालात बहुत ही खराब हो गए हैं। देश छोड़ने की आस में भारी संख्या में लोग एयरपोर्ट के बाहर जमा हो रहे हैं। अमेरिकी फौज के साथ एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात नाटो के मुताबिक अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद 7 दिनों में 20 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से कुछ लोगों की मौत फायरिंग से तो कुछ की भगदड़ में हुई है। अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को भी 5 विमानों से लाया गया है। अफगानिस्तान में बदतर हो रहे हालात के बीच वहां फंसे भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए भारत सरकार का कूटनीतिक प्रयास रंग ला रहा है। भारतीय वायुसेना के विमानों के साथ ही अमेरिका और नाटो सेना के विमानों की भी इस कार्य में मदद ली जा रही है। इन सामूहिक प्रयासों से रविवार को 400 लोगों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया। इनमें 23 अफगानी, सिख और हिंदू एवं 2 नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। नेक्स्ट है, कश्मीरी विस्थापितों को वापस मिलेगी उनकी पुश्तैनी जायदाद। आपको पता होगा कि इससे पहले एक आर्टिकल आया था कश्मीर मुद्दे पर ही, जब 370 आर्टिकल हटाया गया था उसके 2 साल पूरे होने पर। तो मेरे द्वारा पूरा इसको विस्तृत रूप में बताया गया था कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार करके उनको वहाँ से हटाया गया, भगाया गया। जो चले गए और जो वहाँ पर रहे उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये पहले ही हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि क्या है विस्थापन, कश्मीर विस्थापन क्या है। तो आज सिर्फ न्यूज़ को देखेंगे हम। पिछली सदी के आखिरी दशक में आतंकी हिंसा के कारण मजबूर होकर घाटी छोड़कर जाने वाले विस्थापित कश्मीरियों को उनकी पुश्तैनी जायदाद अब वापस मिल सकेगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इसके लिए नए सिरे से कोशिश शुरू कर दी है। इसके तहत एक शिकायत पोर्टल तैयार किया गया है। इस पर देश विदेश में कहीं भी रहने वाले विस्थापित कश्मीरी अपनी जायदाद के कब्जे या जबरन सस्ते दामों में खरीद लिए जाने की शिकायत दर्ज कर सकेंगे। शिकायत की जांच के बाद एक तय सीमा के भीतर उनकी जायदाद वापस कराई जाएगी। मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आतंकी धमकियों के कारण जब लाखों कश्मीरियों को घर बार छोड़कर भागने को मजबूर होना पड़ा तो उनकी संपत्तियों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन सरकार इसमें विफल रही। उनके मकान, दुकान व अचल संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया। बाद में विस्थापितों को डरा धमकाकर औने पौने दामों पर उनकी संपत्तियों को खरीद लिया गया। नेक्स्ट न्यूज़ है, महामारी के दौरान रेलवे को 36,000 करोड़ का नुकसान। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने रविवार को कहा कि कोरोना महामारी के दौरान रेलवे को 36,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। आपको पता होगा कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो उसी समय से रेलवे के परिचालन को एक तरीके से बंद कर दिया गया था पूरी तरीके से, और फिर धीरे धीरे मालगाड़ियां तो चलती रहीं, लेकिन जो पैसेंजर यात्री ट्रेनें हैं उनको भी चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा था। कुछ ही
ट्रेनें चलाई जा रही हैं और उसमें भी उनके फेरों को कम रखा गया है। तो इसकी वजह से भी एक सबसे बड़ा कारण है रेलवे के नुकसान में जाने का। उन्होंने मालगाड़ियों को राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट के लिए वास्तविक राजस्व उत्पादक करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के साथ एक बुलेट ट्रेन परियोजना को क्रियान्वित किया जाएगा जो वर्तमान में निर्माणाधीन है। रेल राज्य मंत्री जालना रेलवे स्टेशन पर एक अंडरब्रिज के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यात्री ट्रेन खंड हमेशा घाटे में चलता है। चूंकि टिकट का दाम बढ़ने से यात्रियों पर असर पड़ता है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। महामारी के दौरान रेलवे को 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है कि आयकर पोर्टल की खामियां दूर ना होने पर सरकार सख्त। लगातार 2 दिन से आईटी पोर्टल के काम नहीं करने पर वित्त मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाया है। मंत्रालय ने इन्फोसिस के एमडी और सीईओ सलील पारेख को सम्मन भेजकर उनसे इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल में आ रही गड़बड़ियों के बारे में जानकारी देने को कहा है। सम्मन में लिखा गया है कि सलील पारेख 23 अगस्त को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बताएं कि 2.5 महीने बाद भी पोर्टल में गड़बड़ी क्यों जारी है। पोर्टल को देश की नामी आईटी कंपनी इन्फोसिस ने बनाया है। 7 जून को इसे लॉन्च किया गया था। विशेषज्ञों के मुताबिक पोर्टल पर 90 अलग अलग तरह की दिक्कतें आ रही हैं जिन्हें जल्द दूर किए जाने की आवश्यकता है। करदाताओं को फाइलिंग में आ रही दिक्कतों को देखते हुए आयकर विभाग को न केवल रिफंड वापसी के लिए मैनुअल फाइलिंग की अनुमति देनी पड़ी, बल्कि पेंशन फंड और सॉवरेन वेल्थ फंड से संबंधित फॉर्म की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए भी नियम तिथियों को आगे बढ़ाना पड़ा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि आरएसएस प्रचारक रहे गणेशन बने मणिपुर के राज्यपाल। तमिलनाडु के भाजपा नेता व आरएसएस प्रचारक रहे गणेशन को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसी महीने नजमा हेपतुल्ला के सेवानिवृत्त होने के बाद खाली हो रही पद पर उन्हें नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री एमके स्टार्लिंग ने गणेशन को बधाई दी है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से रविवार को जारी बयान के अनुसार गणेशन पदभार ग्रहण करने के दिन से ही मणिपुर के नए राज्यपाल होंगे। हेपतुल्ला 10 अगस्त को सेवानिवृत्त हुई थी और उसी दिन सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद को मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। अस्थिर अफगानिस्तान के हालात बताते हैं सीएए क्यों जरूरी है, और यह स्टेटमेंट दिया है पुरी ने, हरदीप सिंह पुरी ने। अफगानिस्तान के हालात का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि हमारे अस्थिर पड़ोस में हालिया घटनाक्रम में जिस तरह सिख व हिंदू कट्टरदाई दौर से गुजर रहे हैं, ठीक यही कारण है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को बनाना जरूरी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले हफ्ते सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में कहा था कि भारत को न केवल अपने नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए, बल्कि उन सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों को भी शरण देनी चाहिए जो भारत आना चाहते हैं। हमें अपने अफगान भाइयों और बहनों को भी हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए जो सहायता के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। इस बीच मंत्रालय का कहना है कि सरकार सभी भारतीय नागरिकों की अफगानिस्तान से सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट न्यूज है मालाबार अभ्यास के लिए गुआम पहुंचे भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के सैन्य प्रभाव बढ़ाने के कुत्सित प्रयासों के बीच क्वाड देश, आपको पता होगा कि क्वाड की स्थापना 2017 में की गई थी। चीन का दबदबा जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में, उसको रोकने के लिए 4 देशों यानी कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने इसकी स्थापना 2017 में की थी। हालांकि ये एक सैन्य गठबंधन नहीं है, लेकिन फिर भी चीन ने बार बार इसमें आशंका जताई है कि ये 4 देश मिलकर एक सैन्य गठबंधन का निर्माण कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं चीन के लिए मुसीबत बन सकता है। इसलिए चीन हमेशा इसका विरोध करता आ रहा है। 26 से 29 अगस्त तक गुआम के अपतटीय क्षेत्र में मालाबार नौसेना अभ्यास के अगले संस्करण का आयोजन होगा। इसमें भाग लेने के लिए भारतीय युद्धपोत आईएनएस शिवालिक और पनडुब्बी विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस कदमत
शनिवार को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के नियंत्रण वाले गुआम द्वीप पहुंच गए हैं। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने रविवार को बताया, मालाबार 21 यानी मालाबार 21 में क्वाड देशों की नौसेनाओं के विध्वंसक युद्धपोत, कार्बेट पनडुब्बियां, हेलीकॉप्टर और लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान शामिल होंगे। इस दौरान सतह और हवा में लक्ष्यों को निशाना बनाने वाला पनडुब्बी विध्वंसक युद्धों के अभ्यास किए जाएंगे। संयुक्त युद्धाभ्यास व तकनीकी अभ्यास भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कोविड से जुड़ी पाबंदियों के बावजूद अभ्यास का आयोजन इसमें शामिल हो रही नौसेनाओं के बीच इस्तेमाल का सबूत होगा। नेक्स्ट न्यूज है, तालिबान को मान्यता दिलाने में जुटे चीन और पाक को किया आगाह। चीन और पाकिस्तान की अफगानिस्तान में तालिबान शासन को वैश्विक मान्यता दिलाने की रणनीति को लेकर विशेषज्ञों ने दोनों देशों को दीर्घकालीन नुकसान की चेतावनी दी है। 15 अगस्त को तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा किए जाने के बाद चीन और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को लेकर दूसरे देशों के साथ संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर तालिबान की वापसी पर चिंता बनी हुई है। इसके उदय से अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी समूह फिर से सिर उठाने लग सकते हैं। हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में एक लेख में कुछ पाकिस्तानी विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान अक्सर कहता रहा है कि अफगानिस्तान में उसका कोई पसंदीदा सहयोगी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी सरकार तालिबान की वापसी से सहज नजर आ रही है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। तालिबान ने समझौते के लिए भेजा संदेश। काबुल में रूसी राजदूत का कहना है कि तालिबान ने उससे एक सौदे की पेशकश का संदेश अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार की समर्थक सैन्य अलायंस को देने को कहा है। वह उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी पकड़ रखने वाले सरकार समर्थक नॉर्दर्न अलायंस के साथ एक समझौते की पेशकश करना चाहता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तैनात रूस के राजदूत दमित्री झिरनोव ने शनिवार को कहा कि तालिबान के राजनीतिक नेतृत्व के एक उच्चपदस्थ सदस्य ने रूस से कहा है कि वह पंजशीर घाटी में लड़ाकों से कहे कि तालिबान वहां से हालात सुलझाने के लिए वह उनमें से एक समझौता करना चाहता है। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है, नाम परिवर्तन पर आवश्यक पहल, और यह आर्टिकल लिखा है लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार ए सूर्य प्रकाश द्वारा। देखिए, आर्टिकल में जिस तरीके से नाम परिवर्तन का अब चल रहा है एक दौर, उस पर लिखा गया है ये आर्टिकल। जैसे कि खेल जो सर्वश्रेष्ठ खेल रत्न पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी पहल मानी जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, और वहीं कांग्रेस को ये बात अखर रही है, क्योंकि कई नाम, जैसे अब आप पिक में भी देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भी नाम बदलने की अब इसमें आप कह सकते हैं कि कोशिश हो रही है, या फिर अब इसकी मांग की जा रही है। तो इसी पर लिखा गया है आर्टिकल। यह परिवर्तन कांग्रेस पार्टी को पच नहीं रहा कि देश के खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। उन्हीं हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के नाम पर, जिनकी करिश्माई स्टिक से निकले गोलों ने भारत को कई स्वर्णिम सफलताएं दिलाईं। इससे पहले तब यह पुरस्कार राजीव गांधी के नाम पर था। यही बदलाव कांग्रेस को अखर रहा है। हाल में संपन्न ओलंपिक में हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन के बाद सरकार ने पुरस्कार के नाम में परिवर्तन संबंधी यह पहल की है। मेजर ध्यानचंद भारतीय खेल जगत की सर्वकालिक महानतम हस्तियों में से एक हैं। ऐसे कालजयी खिलाड़ी के नाम पर खेल रत्न अवार्ड का नामांकन करने के बजाय कांग्रेस पार्टी को इस पर अवश्य आत्ममंथन करना चाहिए कि अपनी सत्ता के दौरान करीब करीब सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योजनाओं, संस्थानों, अवार्ड और फेलोशिप इत्यादि का नामांकन गांधी नेहरू परिवार से जुड़े सदस्यों के नाम पर करना कितना बेतुका था। यहाँ तक हमारी जानकारी का सवाल है तो नेहरू गांधी या राजीव गांधी
का खेलों से कोई सरोकार नहीं था। इसके बावजूद तमाम टूर्नामेंट और ट्रॉफियों का नामांकन उनके नाम पर हुआ। इसमें कोई खेल अछूता नहीं रहा। राजीव गांधी के नाम पर कुछ टूर्नामेंट के उदाहरण ही गिन लीजिए। राजीव गांधी गोल्ड कप कबड्डी टूर्नामेंट, राजीव गांधी फाउंडेशन कप बॉक्सिंग, ऐसे कई उदाहरण हैं। स्थानाभाव के कारण सभी का उल्लेख यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी और नेहरू के नाम पर तो कई खेल स्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं। यह सिलसिला स्टेडियम के नामांकन तक बढ़ गया है। मामला केवल खेलों तक सीमित नहीं है। करीब 450 सरकारी योजनाओं, इमारतों और फेलोशिप इत्यादि में भी गांधी परिवार के सदस्यों का नाम है। इनमें एयरपोर्ट, बंदरगाह, विश्वविद्यालय और एकेडमिक संस्थान शामिल हैं। यहाँ तक कि भौगोलिक स्थानों पर भी नेहरू गांधी परिवार की छाप लगा दी गई है। देश का सबसे दक्षिणी सिरा, जो पहले पिग्मिलियन पॉइंट कहा जाता था, उसका भी नाम बदलकर इंदिरा पॉइंट कर दिया गया है। इतना ही नहीं, हिमालय में माउंट राजीव के नाम से भी मुंबई हार्बर में जवाहर द्वीप भी रख दिया गया है। दरअसल कांग्रेस के नामांकन की इस आपाधापी में विवेक और बुद्धि को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए नेशनल फेलोशिप स्कीम को डॉक्टर अंबेडकर के बजाय राजीव गांधी के नाम पर रखा गया। नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय के मुख्यालय को जवाहरलाल नेहरू भवन नाम दिया गया है। पर्यावरण मंत्रालय को इंदिरा पर्यावरण भवन दिया गया है। नागर विमानन मंत्रालय राजीव गांधी भवन से संचालित होता है। इसी तर्ज पर नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इंदिरा गांधी और हैदराबाद एयरपोर्ट राजीव गांधी के नाम पर है। वास्तव में हैदराबाद एयरपोर्ट एनटी रामाराव के नाम पर था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसे बदल दिया। कांग्रेस ने नेहरू गांधी परिवार के नेताओं के नाम पर नामांकन की जो खराब परंपरा चलाई, उसे दुरुस्त करने की अब शुरू हुई कोशिशों को और गति देनी होगी। इसमें सुधार आवश्यक है। उन्हें सुनियोजित एवं चरणबद्ध रूप से अंजाम दिया जाए। नेक्स्ट आर्टिकल है राम काज पूरा किया, लिया पूर्ण विश्राम। और यह आर्टिकल लिखा है स्तंभकार एवं राज्यसभा के पूर्व सदस्य तरुण विजय द्वारा, और ये आर्टिकल लिखा गया है कल्याण सिंह पर, जिन्होंने राम मंदिर या राम आंदोलन पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने एक भाषण दिया था कि जो राम का नहीं वो काम का नहीं। उनका ये भाषण सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था। उसके बाद उन्होंने एक और भाषण दिया था कि यह राम जी का देश है, अयोध्या राम जी की नगरी है, वहाँ उनका मंदिर नहीं बनेगा तो क्या सऊदी अरब में बनेगा। ये ऐसे स्लोगन्स थे जिनकी वजह से कल्याण सिंह को राम मंदिर का एक अग्रणी दूत बनाकर सामने पेश किया था। वर्ष 1857 में स्वतंत्रता के पहले संग्राम में जो भूमिका नाना साहब पेशवा की रही, या अयोध्या आंदोलन में बैरागी साधुओं ने जिस प्रकार जान हथेली पर रखकर संघर्ष किया, नियति ने राम जन्मभूमि अभियान के लिए कुछ वैसा ही चुनाव कल्याण सिंह का किया। राम जन्मभूमि आंदोलन को निर्णायक गति देने की राह में भारत की सुप्त आत्मा को जगाने में कल्याण सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अयोध्या आंदोलन के दौरान विवादित ढांचे के साथ जो कुछ हुआ, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कल्याण सिंह पूरी तरह तैयार थे। वह कठिन परिस्थिति में भी उत्तेजित नहीं होते थे। अयोध्या में मुलायम सिंह के अहंकार के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा था कि इसका हश्र अच्छा नहीं होगा। तब कल्याण सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की उपस्थिति में दो टूक कहा था कि कुछ भी हो जाए, मैं कार सेवकों पर गोली नहीं चलाऊंगा। मेरी सरकार राम काज के लिए, राम जन्मभूमि के लिए आई है। मैं उसके विरुद्ध कैसे जाऊंगा। सरकार जाती है तो जाए, मैं जो ठान चुका हूं उससे अडिग नहीं होऊंगा। कल्याण सिंह की सरलता और निश्चलता सबका मन मोह लेती है, और उन्हें भीड़ से मतलब नहीं होता था। वो सिर्फ अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहते थे। हालांकि और इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल है कट्टरता का खतरा। हर गुजरते दिन के साथ यह स्पष्ट होता जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के दुष्परिणाम इस देश के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों में भी देखने को मिल सकते हैं। इसका कारण यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की जीत से दुनिया भर के इस्लामिक आतंकी संगठनों का दुस्साहस बढ़ा है, और वे अपने दुस्साहस का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। भारत और खासकर कश्मीर में ऐसे संगठन
उत्साहित हो रहे हैं तो हैरानी वाली बात नहीं है। वैसे भी यह शुभ संकेत नहीं है कि भारत में मुख्य धारा के कई लोग तालिबान की तारीफ करने में लगे हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ऐसे लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से चरमपंथी संगठन को उकसाने में भी जुट गए हैं। पिछले दिनों ही महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की तुलना अफगानिस्तान से की थी। उनके अलावा कई अन्य ऐसे लोग भी सामने आए जिन्हें तालिबान में कोई खामी नहीं दिखती है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है, आईबीए ने आरबीआई से मांगा बैड बैंक का लाइसेंस। तो सबसे पहले हम आईबीए के बारे में जानेंगे और उसके बाद बैड बैंक के बारे में जानेंगे। तो आईबीए यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन, भारतीय बैंक संघ की स्थापना 26 सितंबर 1946 को भारत से संचालित होने वाली भारत में बैंकिंग प्रबंधन हेतु एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में भारतीय बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों ने की थी। आरंभ में इसमें 22 भारतीय बैंक सदस्य थे। वर्तमान में इसमें लगभग 150 कंपनियां सदस्य हैं। इसके सीईओ हैं सुनील मेहता। इसके सदस्य हैं सुनील मेहता और सदस्य मतलब सीईओ हैं सुनील मेहता। और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 को आपको पता चल गया और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि निजी उधारकर्ताओं द्वारा वित्त पोषित और सरकार द्वारा समर्थित व्यावसायिक रूप से संचालित बैड बैंक गैर निष्पादित संपत्तियां यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट से निपटने के लिए एक प्रभावी तंत्र की आवश्यकता थी। इस तरीके से इसकी स्थापना की गई थी। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने 6,000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड या बैड बैंक के लाइसेंस के लिए रिजर्व बैंक के पास आवेदन किया है। कंपनी पंजीयक के पास पंजीकरण के बाद NARCL का गठन पिछले महीने हुआ था। सूत्रों ने बताया कि 100 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी जुटाने तथा अन्य कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद कंपनी ने संपत्ति पुनर्गठन कारोबार का लाइसेंस लेने के लिए रिजर्व बैंक के पास आवेदन किया है। रिजर्व बैंक ने 2017 में पूंजी की जरूरत को पूर्व के 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया है। डूबे कर्ज को खरीदने के लिए अधिक नकदी की जरूरत को देखते हुए रिजर्व बैंक ने यह कदम उठाया था। तो जो आईबीए है उसके रोल के बारे में जान लेते हैं कि आईबीए मुंबई के मुख्यालय के साथ बैंकों और भारत के अन्य वित्तीय संस्थानों का एक समूह है। एक विभिन्न मजदूरी वस्तुओं के लिए भी है। बैंकों को और भारत सरकार के साथ महत्वपूर्ण बातचीत का इसमें सम्मान रहता है। यह शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए विभिन्न बैंकिंग से संबंधित अनुसंधान परियोजनाएं भी लागू करता है। प्रारंभ में यानी कि 1946 में आईबीए में 22 भारतीय बैंकों का प्रतिनिधित्व करता था। बैंकिंग क्षेत्र के नियमित विकास और विस्तार के साथ यह अब लगभग 237 बैंकिंग कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है जो भारत में काम कर रही हैं। आईबीए बैंकिंग क्षेत्र के प्रबंधन और विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिससे सुचारू संचालन होता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, संपत्तियों को बेचने के लिए केंद्र सरकार ने बनाई नई योजना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को राष्ट्रीय मौद्रिकीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ किया है। इसके जरिए अगले 4 वर्षों में बेची जाने वाली सरकार की बुनियादी ढांचा संपत्तियों की सूची तैयार की जाएगी। आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। नीति आयोग ने रविवार को जारी एक बयान में कहा, NMP में केंद्र सरकार की पुरानी बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों की 4 साल की समयावधि शामिल है। निवेशकों को आगे की दृष्टि प्रदान करने के अलावा NMP सरकार की संपत्ति के मौद्रीकरण की पहल के लिए मध्यम अवधि की रूपरेखा के लिए भी कार्य करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, बिना टेस्ट स्वतंत्र निदेशक बन सकेंगे 10 वर्ष के अनुभव वाले प्रोफेशनल्स। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक बनने के मामले में नए आदेश लागू किए हैं। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट,
कंपनी सेक्रेटरी और अधिवक्ता जिन्हें 10 वर्ष का अनुभव है वे बिना लिखित परीक्षा के कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक बनने के लिए मंत्रालय के डाटा बैंक में खुद को पंजीकृत कर सकेंगे। सूचीबद्ध कंपनियों में 50% स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। इन निदेशकों का कंपनी से कोई वास्ता नहीं होता। इन स्वतंत्र निदेशकों को रखना इसलिए भी आवश्यक या अनिवार्य होता है ताकि बोर्ड की बैठक में निवेशकों के हितों पर वे अपनी बात रख सकें। फिर है बीमा क्षेत्र की 3 कंपनियां जुटाएंगी 10,000 करोड़ और ये जुटाएंगी आईपीओ के तहत, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर वो होता है जब कोई कंपनी अपने आप को शेयर मार्केट में लिस्टेड करती है, यानी उसे पूंजी की जरूरत होती है तो वो कुछ शेयर अपने आम नागरिकों को बेचती है, इसी को ही आईपीओ बोला जाता है। बीमा क्षेत्र से जुड़ी 3 अलग अलग कंपनियां आने वाले दिनों में बाजार में प्रवेश करने के साथ आईपीओ के जरिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जुटाएंगी। पॉलिसी बाजार चलाने वाली पीबी फिनटेक, हेल्थ केयर फंड और एलाइड इंश्योरेंस कंपनियां और मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विस आईपीओ के जरिए यह राशि जुटाएंगी। इन तीनों कंपनियों ने ही आईपीओ से जुड़ा मसौदा बाजार नियामक सेबी को पहले ही भेज दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है स्पोर्ट्स पेज से कि स्वर्ण से 1 सेंटीमीटर दूर रह गई सैली। लंबी कूद की प्रतिभाशाली खिलाड़ी सैली सिंह रविवार को यहां अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के साथ इतिहास रचने से 1 सेंटीमीटर से चूक गईं, लेकिन उन्होंने रजत पदक हासिल किया। 17 साल की इस भारतीय खिलाड़ी ने 6.59 मीटर की कूद के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। स्वीडन की मौजूदा यूरोपीय जूनियर चैंपियन माजा अस्कागा ने 6.60 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता। तो ये आज का यानी 23 अगस्त 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।